तोतापुर नाम का एक गांव था। वहाँ के लोग हमेशा खुशहाल जिंदगी बिताने की कोशिश किया करते थे और हमेशा एकजुट होकर रहा करते थे। आज फिर हमारे दुकान से किसी ने सामान नहीं लिया। ये सब उन बड़े कस्बे की बस्ती वालों का किया धरा है। वो अपनी हरकतों से बाज आएगा भला। कोटे के राशन से भी हमें अब आधा मिलने लगा है। ये सब अपनी कूटनीति से हमें धोखा दे रहे हैं। मानिक चंद और गांव वाले गांव के रईस मोहल्ले यानी कि मोटा गांव और वहां के सरपंच से परेशान थे। सरपंच साहब, आपके छोटे भाई ने टांग ऐसे टक्कर मार दी। अरे यार, हमेशा की मुसीबत। और ये बाहर शोर कैसा? छोटे मोहल्ले के कुछ लोग आपसे गुस्से में बात करने के लिए आए हैं। उस लड़के के बाप को अंदर आने दो। अभी पैसा मुंह पे फेंक के मारता हूँ, अपने आप समझ जाएगा। ठाकुर का नौकर बाहर जाकर उस लड़के के पापा को बुलाने की कोशिश करता है। तुम सब में से बच्चे का पिता कौन है? उसे अंदर बुलाया है। सिर्फ मुझे ही क्यों? अंदर मेरे साथ साथ मेरे साथी भी जाएंगे। अंदर अकेले चलकर देख लेना। अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो दोबारा बुला लेना। कई बार जिद करने से उस जख्मी बच्चे का पापा घर के अंदर चला जाता है और तब सरपंच उससे कहता है, तुम्हें शोर करने की कोई जरूरत नहीं। ये लो पैसे और अपने बच्चों का इलाज करा लो। इन पैसों से आप हम छोटे मोहल्ले वाले मतलब गरीबों को खरीद नहीं सकते। जो गलती मेरे छोटे भाई ने की उसके लिए तुम और क्या चाहते हो? पैसे दे तो दिए तुम्हें। हम इन बड़े गांव वालों से हमारा शोषण बंद करवाना चाहते हैं। सालों से हम पर अत्याचार हो रहा है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। बस इतनी सी बात। मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ। ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ठीक है, फिर मैं ये पैसे लेकर निकल जाता हूँ, लेकिन याद रखना ऐसी गलती दोबारा ना हो। लेकिन ऐसे ही मोटे गांव के रईस लोग हमेशा छोटे गांव के लोगों को तंग किया करते थे। जो यहाँ पर छोटे मोहल्ले से आया है उसे जमीन पर बिठाकर खाना खिलाना। हम जैसों के साथ पनघट में नहीं, वरना तुम्हारी शादी रोक दूंगा। सरपंच जी, मैंने अपने बेटे की शादी आपकी तरह बड़े घराने में की है। मैं ऐसी गलती भला क्यों करूंगा? सरपंच के आदेश से सारे छोटे मोहल्ले के लोगों को जमीन पर बैठकर खाना खाना पड़ रहा था और दूसरी तरफ बड़े मोहल्ले के लोगों को अच्छे अच्छे पकवान, खूब सारी मिठाइयाँ, आइसक्रीम खिलाई जा रही थी, जिसे देखकर श्याम का छोटा सा बच्चा करण रोने लगा। पापा, मुझे भी आइसक्रीम खानी है, मुझे भी आइसक्रीम खानी है। रोते नहीं बेटा, हम उतने काबिल नहीं है कि वो आइसक्रीम खा सके। चलो घर चलो, हमें ऐसे चलना चाहिए। करण की आइसक्रीम छोड़ ही नहीं रहा था। उसने पूरे मोहल्ले को अपने सर पर उठा लिया था। ये क्या लगा रखा है सुबह सुबह? अपने बच्चे को इतना कौन रुलाता है भला? अरे भाई साहब, क्या करूं? मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं इसे आइसक्रीम खिला सकूं, और ये है कि जिद करके बैठ चुका है। तुम इसे दूध से बनी हुई कुल्फी खिला दो ना। कुल्फी भी तो आइसक्रीम ही होती है। वो कैसे बनाई जाती है? और तुम हो कौन? मैं तुम्हें इस कस्बे में पहली बार देख रहे हो। मेरा नाम ललन है। मैं इस कस्बे में बचपन में रहता था। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो शहर के एक होटल में रसोइया यानी कि बावर्ची का काम करने लगा। अरे वाह, बावर्ची का काम? तो तुम्हें कुल्फी बनाना आता है क्या? बिल्कुल आती है। मैं बर्फ पर कुल्फी तो क्या, अच्छे से अच्छे आइसक्रीम भी बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए हमें अच्छी खासी बर्फ चाहिए होगी। कुल्फी तभी बन पाएगी। दोनों बर्फ न होने की वजह से परेशान हो जाते हैं और करण अपनी जिद बिल्कुल नहीं छोड़ता और वहाँ से रोते हुए अकेले ही बड़े मोहल्ले की ओर बढ़ा चला जाता है। श्याम और लल्लन करण को न पाकर हैरान हो जाते हैं और उसे ढूंढने के लिए बड़े मोहल्ले की ओर निकल जाते हैं। पता नहीं करण कहाँ चला गया। अगर वो खो गया तो हमारी परेशानी दिक्कतों में बदल जाएगी। अरे वो देखो, वो रहा करण, उस जंगल के किनारे बांस के दरख्त के पास। दोनों करण को लेने के लिए उस बांस के दरख्त के पास जाते हैं। तभी करण उस बांस के दरख्त से बांस का एक फूल तोड़ता है और जैसे ही फूल टूटा, उस बांस के दरख्त से एक बुजुर्ग प्रकट होता है और कहता है, तुम्हारे बेटे में कई सारी पवित्र खूबी है। तुम्हारे बेटे ने मुझे श्राप से आजाद किया है। आप कौन हैं?
हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। और कैसा श्राप? मैं कई साल पहले यहाँ शिकार करने आया था और गलती से मैंने एक जानवर पर तीर चला दिया था। तब से मेरी रूह इसी बांस के फूल पर कैद थी। मेरा तुम्हारे बेटे को आशीर्वाद है कि इस बांस के पेड़ से तुम्हारा बेटा अपने मन की सारी चीजें कर सकता है। बांस को छूते ही उसके अंदर बर्फ जम जाएगी। इतना कहकर वो बुजुर्ग गायब हो गया। तब लल्लन ने कहा, तुम्हारे बेटे को मिला ये आशीर्वाद हमारे बहुत काम आएगा। शहर में रहकर मैंने कुल्फी और आइसक्रीम बनाना सीखा है, और गोला भी। इस भारी गर्मी में हम इसका धंधा डालकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तुमने ठीक कहा, हम ऐसा ही करेंगे। श्याम बांस तोड़कर करण के हाथ से छू देता है। पूरा बांस जम जाया करता। लल्लन उसमें दूध और मलाई डालकर आइसक्रीम बना दिया करता और उन्होंने एक बांस की कुल्फी और गोले का ठेला खोल दिया। अरे आओ आओ, बांस की कुल्फी और गोला खाओ। अरे आओ आओ। ये कितने का दिया? दिखने में तो बड़ा लाजवाब लग रहा है। आपके पास अगर थोड़े से अनाज भी है, आप उन्हें हमें दे देना और गोला और कुल्फी ले जाना। अगर ऐसा है तो मैं आपको 2 पतीले चावल दूंगी और आप मुझे मेरे खानदान के लिए एक सुंदर बांस की कुल्फी दे देना। जी बिल्कुल। वो औरत अपने घर से 2 पतीले चावल लेकर शाम को दे देती है। शाम उसे बांस की कुल्फी देता है, जो उसका खानदान बड़े ही खुशी से खाता है। लल्लन की बनाई हुई बांस की कुल्फी बहुत ही मशहूर हो जाती है। गांव के लोग श्याम और लल्लन की खूब इज्जत और तारीफें करने लगते हैं। ये बात सरपंच और उसके छोटे भाई को पता चलती है। तुमने सुना कि नहीं छोटे, बड़े मोहल्ले के लोग भी अब उस 2 कौड़ी के भिखारी की बनाई हुई बांस की आइसक्रीम खा रहे हैं। आप उसकी चिंता मत कीजिए बड़े भैया, मैं उससे देख लूंगा। सरपंच का छोटा भाई उस बांस के ठेले पर चला गया और उसे हड़पने की कोशिश करने लगा। तुम ये ठेला मुझे दे दो, वरना मैं इसे तोड़ दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बनेगी कुल्फी। लेकिन मालिक, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आखिर ये सब आप क्यों कर रहे हैं? आप कहेंगे तो हम बड़े मोहल्ले में कुल्फी और गोला बेचना बंद कर देंगे। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें तो मैं। गुस्से से इतना कहते ही सरपंच का छोटा भाई ठेले पर रखे बांस को चुराने लगता है और जैसे ही वो उस बांस को छूता है, बांस से आग की चिंगारियां निकलनी शुरू हो जाती हैं, जिससे वो बेहद डर जाता है। अरे बचाओ बचाओ, ये आग की चिंगारी कैसी? बचाओ बचाओ, भागो यहाँ से, बचाओ भागो। वो उस बांस को वहीं छोड़कर वहाँ से भाग जाता है और सारा बांस चमकने लगता है, जिसे देखकर श्याम कहता है, ये हो ना हो उसी बूढ़े बाबा का आशीर्वाद है। चलो, अब हमें कोई तंग नहीं करेगा। अब हम अपनी बनाई हुई बांस की कुल्फी और गोले को आराम से बेच सकते हैं। दोनों ही अपनी जिंदगी अच्छे से खुशी खुशी बिताने लगे। गिरधारी एक गरीब किसान है। उसके पास उसके खानदानी खेत हैं, लेकिन गिरधारी ने बैंक से बहुत सारा कर्ज ले रखा है और खराब मौसम होने की वजह से उसकी फसलों को बहुत सारा नुकसान हुआ है। मुझे तो लगता है कि इस बार भी मौसम हमारा साथ नहीं देगा। ऐसा मत कहिए जी, अगर ये सच हुआ तो बैंक हमारे सारे खेतों पर कब्जा कर लेगा, क्योंकि हमने 4 महीनों से बैंक का लोन नहीं भरा है। भला मैं क्यों चाहूंगा कि हमारी फसल बर्बाद हो? सब कुछ मेरे हाथ में तो नहीं है ना। जैसे ही फसल पकने का वक्त आता है ना, आसमान से ओले बरसने लगते हैं और गिरधारी की सारी फसलें खराब हो जाती हैं। गिरधारी और उसकी बेगम बिमला दोनों रोने लगते हैं। हे ऊपर वाले, हम तो बर्बाद हो गए। अब तो बैंक वाले हमें नहीं छोड़ेंगे। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं अगर हमारे खेत भी हमारे ना रहे तो हमारे किसान होने का क्या मतलब। अगले दिन गिरधारी के घर पर बैंक मैनेजर आती है। गिरधारी, तुमने 6 महीने से बैंक का लोन नहीं चुकाया है। हमें सारा लोन आज ही चाहिए, वरना हम तुम्हारे खेतों पर कब्जा कर लेंगे। ऐसा मत कहिए खातून, आप एक किसान से उसका खेत छीन लोगे तो वो बेघर हो जाएगा।
देखो, मुझे तुम्हें बेघर करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे भी आगे जवाब देना पड़ता है। अगर तुम्हारे पास लोन चुकाने के लिए पैसे नहीं है, खेत के कागज हमें दे दो, और जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए तो लोन चुकाकर अपने खेत के कागजात ले जाना और खेत तुम्हारे हो जाएंगे। गिरधारी ना चाहते हुए भी अपने खेतों के कागज बैंक मैनेजर को देता है। ये देखकर गिरधारी की बेगम रोने लगती है। हम बर्बाद हो गए। आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि किसान होने के बाद भी अब हमारे पास हमारे खेत नहीं है। अब हम क्या करेंगे? तुम फिक्र मत करो, ऊपर वाला जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। कुछ दिन बीतने के बाद गिरधारी जंगल जाता है और वहाँ से थैले में भरकर मिट्टी लेकर आता है। ये लो, जंगल से एक थैला मिट्टी लेकर आया हूँ। इस मिट्टी से हम कुछ अपने छत पर उगा सकते हैं। पर इस मिट्टी को रखेंगे कहाँ? और कहाँ, अपनी छत पर। गिरधारी थैले में से मिट्टी को अपनी छत के एक कोने में बिखेर देता है। इसमें क्या बोएंगे? गेहूँ, धान या कोई और फसल तो नहीं बो सकते ना? क्यों ना हम इस मिट्टी में बांस के पौधे लगाए। वैसे भी आजकल बाजार में बांस की बहुत मांग बढ़ गई है। हाँ, ये सही रहेगा। ठीक है, मैं अपने दोस्त से कुछ बांस के पौधे लेकर आता हूँ। गिरधारी जाकर अपने दोस्त से बांस के कुछ छोटे छोटे पौधे उधार लेकर आया है और अपनी छत पर गिराई हुई मिट्टी में लगा देता है। हम इन पौधों की अच्छे से देखभाल करेंगे। अब यही हमारे जीने का सहारा है। अगर ये भी नहीं होंगे तो हमारी सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। विमला हमेशा बांस के पौधों में एक एक बाल्टी पानी डालती है और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में बांस के पौधे अच्छे हरे भरे हो जाते हैं। देखो विमला, हमारी मेहनत रंग ला रही है। हाँ, पर एक मसला हो गया है। गर्मी के कारण कुएं का पानी सूखता जा रहा है। मुझे डर है कि कहीं पूरा सूखा ना पड़ जाए, नहीं तो हमारे बांस के पौधे भी सूख जाएंगे। विमला को जिस बात का डर था वही हुआ। कुछ ही दिनों बाद बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने से कुआं सूख जाता है, जिससे गिरधारी के घर में पानी की कमी हो जाती है। अब क्या करेंगे? घर में तो 2 ही बाल्टी पानी है। मैंने गमले में ऊपर वाले के नाम का पीपल का दरख्त लगाया है, उसे भी पानी देना जरूरी है। अगर वो सूख गया तो मेरी पूजा बीच में ही खराब हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। तुमने 1 महीने लगातार रोजे रखे हैं। तुम अपने रोजे और इबादत बीच में मत तोड़ना। तुम पीपल के दरख्त को ही पानी दो, बांस के पौधों को रहने दो। जो होगा देखा जाएगा। विमला 1 बाल्टी पानी ले जाकर गमले में डालती है, जिसमें उसने पीपल का दरख्त लगाया हुआ है, और गमले के पास में दिया जलाकर इबादत करने लगती है। आज विमला की इबादत को 1 महीना बीत चुका है, जिससे उसकी इबादत मुकम्मल हो जाती है और उसे एक चमत्कार देखने को मिलता है। देखिए जी, इस भयानक गर्मी में भी पीपल के दरख्त ने पानी नहीं पिया और इस गमले में पानी जैसा का तैसा ही है। लगता है ये मालिक का कोई चमत्कार है। तुम जाकर ये पानी बांस के पौधे में डाल दो। विमला पीपल का पौधा वाला गमला उठाकर उसे छत पर ले जाती है और उसका पानी बांस के पौधों के जड़ों में डालती है। वो पानी डालती जाती है, पर वो गमला खाली नहीं होता। अजी सुनते हो? जरा यहाँ आओ। क्या हुआ? ये देखिए, मैं पानी डालती ही जा रही हूँ, पर ये गमला खाली ही नहीं हो रहा है। ये सब तो मालिक की हमारे ऊपर दुआएं हैं, जो तुमने 1 महीने लगकर लगातार रोजे रखे हैं। ये सब उसी का फल मिल रहा है। इसका मतलब अब हम रोज इस सूखे में भी अपने बांस के पौधों को पानी दे सकते हैं। हाँ हाँ, जरूर दे सकते हैं। अब विमला हर दिन इस गमले में से बांस के पौधों में पानी डालती है और कुछ वक्त गुजर जाने के बाद एक सुबह होने पर विमला और गिरधारी जगते हैं तो वो देखते हैं कि उनके बांस के पौधे बहुत लंबे और घने हो चुके हैं और उनसे एक अलग तरह की रोशनी चमक रही है। ये देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। देखिए जी, प्रभु की लीला। हमारी मेहनत रंग लाई है और बांस के पौधे पूरे छत पर फैल गए हैं। ये पूरा बांस का जंगल ही बन गया है। लगता है अब यही बांस के पौधे हमें हमारे खेत वापस दिलाएंगे। विमला और गिरधारी खुश हो जाते हैं और जब रात होती है तो बांस के पौधों में एक अलग सी चमक होने की वजह से एक चोर का ध्यान उस पर जाता है और वो चोरी करने के लिए गिरधारी की छत पर पहुंच जाता है।
अरे वाह, इतने लंबे लंबे बांस, मैं तो इनमें से एक ही बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। चोर एक बांस की लटकी हुई टहनी को पकड़ता है और जैसे ही टहनी को नीचे के लिए खींचता है, लचीली होने की वजह से टहनी ऊपर के लिए उछलती है और चोर उछलकर बांस के ऊपर के हिस्से में पहुंच जाता है। अरे बाप रे, मर गया मैं। यहाँ कैसे आ गया? अब नीचे कैसे उतरूंगा? अगर यहाँ से गिरा तो मेरी हड्डी पसली सब टूट जाएगी। चोर दूसरे बांस के हिस्से में पैर रखकर नीचे आने की कोशिश करता है, पर वो बांस भी लचीली होने की वजह से उसे उछाल देती है और चोर वहां से दूर जाकर एक रेगिस्तान में गिर जाता है। अगली सुबह गिरधारी उठता है और विमला के साथ मिलकर बांस काटने लगता है। मुझे लगता है कि बांस अब पूरी तरह से काटने के लिए तैयार है। हम इन्हें काटकर बाजार में ले जाना चाहिए। हाँ, वैसे भी फसल बोने का वक्त नजदीक आ रहा है। उससे पहले हम इसे बेचकर अपने खेतों को बैंक से छुड़वा लेंगे। विमला और गिरधारी दोनों मिलकर बांस काटते हैं और उन्हें बाजार में ले जाते हैं। तभी एक सुनार की नजर गिरधारी पर जाती है और वो गिरधारी के पास आकर कहता है, सोने के बांस कहाँ लेकर जा रहे हो? ये तो बहुत कीमती है। मैं इन्हें बेचने जा रहा हूँ। तुम ये सोने के बांस मुझे बेच दो, मैं तुम्हें इनकी अच्छी कीमत दूंगा। गिरधारी सभी सोने के बांसों को सुनार को बेच देता है और सुनार इसके बदले गिरधारी को बहुत सारे पैसे देता है। इन पैसों को गिरधारी बैंक में जमा कर देता है और अपने खेतों को बैंक से छुड़ा लेता है। ये लो, बैंक ने हमारे कागज वापस दे दिए, अब हम खेती कर सकते हैं। अगले दिन विमला और गिरधारी अपने खेतों को जोतने और उसमें फसल बोने के लिए खेतों की तरफ निकल पड़ते हैं। अब गिरधारी और विमला अपने खुद के खेतों में खेती करके अपना सुखी जीवन जीने लगते हैं। शोलापुर नाम के गांव में गोविंद रहता था। वो डोसा बेचने का कारोबार करता था। आदतन गोविंद बहुत ही सीधा था, इसीलिए हमेशा अपनी दुकान को लेकर वो परेशान रहता था। गोविंद हमेशा तरह तरह के डोसे बनाया करता था ताकि उसकी ग्राहकी चल सके, मगर गांव के लोगों को सस्ता और टिकाऊ खाना खाने की आदत थी। लोग घर का दाल चावल ज्यादा पसंद करते थे, इसी वजह से गोविंद की दुकान चलती नहीं थी। गोविंद की डोसे की दुकान ना चलने की वजह से गोविंद और उसके बेटे विकास ने एक फैसला किया। पिताजी, हमें अब डोसा का कारोबार गांव में नहीं शहर में जाकर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत कंजूस हैं। मैंने शहर में देखा है कि वहाँ के लोग ज्यादातर बाहर का ही खाना खाते हैं और अब तो मोबाइल से ऑर्डर करके भी मंगा लेते हैं। अरे जानता तो मैं भी हूँ, मगर उतने पैसे कहाँ से लाऊंगा बेटा? नई जगह, नया घर, हरे व्यापार जमाना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। जी पिताजी, आपकी बात तो दुरुस्त है, मगर हमें कुछ और भी सोचना होगा। गोविंद और विकास दोनों बात कर ही रहे थे कि उनके घर मालती, जो उसी गांव में आइसक्रीम बेचा करती थी, वो आ गई। मालती और मालती की बेटी महिमा उसी गांव में रहते थे। महिमा शहर में बीए की पढ़ाई कर रही थी। क्या बात हो रही है अब्बू और बेटे में? सब कुछ ठीक तो है? अरे अरे आओ आओ मालती बहन आओ। कुछ नहीं, बस मैं विकास को कारोबार के बारे में थोड़ा सा सिखा रहा था। आप तो हमेशा ही व्यापार, काम और पैसा, वो सब छोड़िए। ये देखिए के लिए क्या लेकर आई हूँ। मैं आपके लिए घर पर बनाई हुई रबड़ी आइसक्रीम लेकर आई हूँ। अरे वाह मालती काकी, मेरी फेवरेट आइसक्रीम। कम से कम आपका कारोबार तो अच्छा चल रहा है ना? किसने ये अफवाह कस्बे में फैला दी? हमारा तो हमें लागत भी नहीं आता। कस्बे वाले बेहद कंजूस हैं। कस्बे वाले बेहद कंजूस हैं। गोविंद और मालती दोनों ही कारोबार ना चलने से बहुत परेशान थे। तब विकास ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, मेरे और पिताजी के पास एक तरकीब है। हम सोच रहे हैं कि शहर जाकर एक नई शुरुआत करें और हम इंतजार कर ही रहे हैं। ओहो, तुम दोनों अब्बू बेटे ने पहले से ही तय कर लिया है, तो देर किस बात की? हम इस चीज का जल्दी से शुरुआत करते हैं। गोविंद और विकास जैसे तैसे पैसों का बंदोबस्त करके जा ही रहे थे कि मालती की बेटी महिमा ने मालती को गोविंद और विकास के खिलाफ भड़का दिया। अम्मी, मैंने सुना है कि आप विकास और उनके अब्बू के साथ शहर जाने वाली है।
उनका व्यापार तो पहले से ही खराब था। हमारा थोड़ा बहुत जो पहले से चल रहा था वो भी आप खतरे में डाल रही हैं। तो तुम क्या चाहती हो, हम यहाँ रहकर कुछ ना करें? मैं अच्छी पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मैं आपको काम करते हुए नहीं देखना चाहती। इसलिए ये सारा आइसक्रीम का सामान और ये ठेला हम विकास और गोविंद काका को बेच देंगे और आप मेरे साथ रहना शहर चलकर। तुम्हारी बात भी बिल्कुल ठीक है, मैं और तुम जाकर ऐसा ही करेंगे। वैसे भी यहाँ कुछ भी नहीं रखा है, शहर में कम से कम 2 वक्त की रोटी तो होगी। मालती और महिमा अपना सारा सामान और आइसक्रीम की गाड़ी लेकर विकास और गोविंद के घर पहुँचे। गोविंद भाईजान, मैं आपके साथ शहर नहीं चल सकूंगी। आप मेरा आइसक्रीम का सामान रख लीजिए। जैसे ही आपकी थोड़ी बहुत कमाई हो जाए तो आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिएगा, उसी से मेरा गुजारा हो जाएगा। मगर बीच में हमसे पैसे मत मांगना। पैसों से रिश्ते खराब होते हैं और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, बस पैसों से रिश्ते जरूर खराब हो जाते हैं। मैं इसका ख्याल रखूंगी और मेरे ना रहने पर आप अपनी सेहत का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना। इतना कहकर मालती वहाँ से चली जाती है। गोविंद को पैसों की तकलीफ तो पहले से ही थी, अब एक और आ गई, आइसक्रीम की। पिताजी, मेरे पास एक तरकीब है। वैसे भी आप कई तरह के डोसे बनाकर बेचते हैं। काम कीजिए, आइसक्रीम डोसा बनाकर बेचिए। इससे दोनों ही व्यापार एक होकर चलने लगेंगे। विकास की बातें सुनकर उसके पिताजी ने वैसा ही किया। शहर न जाकर गांव में ही आइसक्रीम डोसा बनाकर बेचना शुरू किया। गांव वालों को जब पता चला कि गोविंद और विकास गांव में आइसक्रीम डोसा बेच रहे हैं तो गांव वाले अपने आप को रोक नहीं पाए और उनके आइसक्रीम डोसा का कारोबार बढ़ाने उनकी दुकान पर चले गए। पहले ही दिन दोनों बाप बेटों ने महीने भर की कमाई कर ली। जैसे जैसे आइसक्रीम डोसे के बारे में लोगों को पता चलता, वो खुद तो खाते ही साथ ही अपने परिवार को भी लेकर जाते थे। आइसक्रीम डोसा सब जगह मशहूर हो गया। अरे जनाब, एक आइसक्रीम डोसा दीजिए, पूरी फैमिली के लिए। जी भाई साहब। विकास बेटा, जाकर बाजार से थोड़ा सा दूध लेकर आना, क्योंकि दूध खत्म हो गया है बेटा। गोविंद और विकास के आइसक्रीम डोसा चलने की खबर महिमा और मालती तक भी पहुंच गई और महिमा ने आग में घी डालने का काम किया। सुना माँ, हमारे आइसक्रीम से ही उनका इतना अच्छा व्यापार हो गया है और उन्होंने हमारे पैसे अब तक नहीं लौटाए और हम यहाँ पर एक एक टाइम का खाना तौल कर यहाँ पर खा रहे हैं और वो बाप बेटे गांव में होकर भी मजे से हैं। भूल गए होंगे बेचारे। जाने दो, कुछ रुपयों के लिए किसी से झगड़ा थोड़ी ना करना है। कोई बेचारे नहीं, जब पैसे चाहिए होते हैं तब इंसान अलग होता है और जब देने का समय आता है। मैंने आपकी वजह से अब तक अपना मुंह बंद कर रखा है, लेकिन अब नहीं। मैं अभी जा रही हूँ उनके पास और सारे के सारे पैसे अभी के अभी लेकर आऊंगी। महिमा मालती की बात फिर भी नहीं सुनती और गोविंद और विकास के पास चली जाती है अपने महीनों पुराने आइसक्रीम के पैसे लेने। महिमा को कई दिनों बाद देखकर विकास और गोविंद दोनों ही बहुत खुश हो गए, मगर महिमा वहाँ अपने पैसे लेने गई थी। काका, मुझे मेरे आइसक्रीम के पैसे दे दीजिए बस। मैं नहीं चाहती कि आपके और हमारे परिवार के बीच में पैसों को लेकर झगड़ा हो। मगर तुम इतने गुस्से में क्यों हो? विकास बेटा, इनके पैसे देकर यहाँ से इन्हें रफा दफा करो। ये क्या है? मैं यहाँ सिर्फ आइसक्रीम के पैसे नहीं बल्कि आइसक्रीम डोसा के व्यापार में हिस्सा मांगने आई हूँ। आखिरकार हमने तय किया था कि सब साथ में व्यापार करेंगे और अब आप हमें हमारा हिस्सा देने से मना नहीं कर सकते। महिमा की बातें सुनकर गोविंद और विकास दोनों ही दंग रह गए और वो समझ ही नहीं पाए ये इशारा किसकी तरफ है। और उसी वक्त मालती वहाँ पर आ गए। इस चुड़ैल को तो मैं देख लेती हूँ। गोविंद भाईजान, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। आई बड़ी हिस्सा मांगने वाली। सुबह उठकर बिस्तर तक उठाने को नहीं होता है और तुम हिस्सा मांग रही हो। मालती महिमा को लेकर जा ही रही थी कि गोविंद ने उन्हें रोक दिया। अरे ठहरो बच्ची, ठहरो। मैं पहले से ही विकास और मालती की आइसक्रीम डोसे की एक बड़ी सी कैंटीन खोलने को सोच रहा था। सच, आज आपने मेरी बेटी की भी किस्मत चमका दी। हमेशा मैं आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। माफ कर दीजिए मुझे काका, मैंने बेहद बड़ी गलती कर दी। अरे इसमें माफी मांगने की क्या बात है, यह सब तो जिंदगी में चलता ही रहता है।
इतना सुनते ही महिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर विकास और महिमा मिलकर आइसक्रीम और डोसा की बड़ी सी कैंटीन खोलते हैं और खूब कारोबार करते हैं। अब इस व्यापार में तुम हमेशा मेरा साथ देना और मैं तुम्हारा दूंगी। अगर तुमने कोई चालाकी की तो तुम्हारी खैर नहीं। और उसके बाद सभी मिलकर खिलखिलाकर हंसने लगते हैं और फिर महिमा और विकास का व्यापार बेहद अच्छा चलने लगता है।